हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो 1900 में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। तो उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उनने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक न्यू एटॉमिक मॉडल दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसे हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। यानी कि रदरफोर्ड ने 1911 में पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद उन्होंने एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया, जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने से पहले हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी को समझ लेते हैं, और रदरफोर्ड ने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप बनाया हुआ है कि कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसको हम एक लेड बॉक्स में लेते हैं। किस बॉक्स में लेते हैं? लेड बॉक्स में। तो यहाँ पे ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल, और इसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करा रहे हैं, तो इसीलिए हमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे कोई भी अल्फा पार्टिकल का सोर्स जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, और यहाँ पे हम एक लेड की प्लेट लेंगे या लेड की स्लिट लेंगे जो काफी फाइन होगी, और इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? पास किए जाएंगे। और अब इस सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गोल्ड फॉइल। तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्योंकि गोल्ड फॉइल पे किया था, तो गोल्ड फॉइल को यहाँ पे लिया गया सेंटर में, और ये इसके चारों ओर जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये एक फोटोग्राफिक स्क्रीन है जो बनी होती है जिंक सल्फाइड की। तो ये एक फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिसको हम फोटोग्राफिक स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। तो ये था रदरफोर्ड का सेटअप। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्यों रदरफोर्ड ने यही मटेरियल को यूज किया था। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने मटेरियल लिया वो रेडियम लिया। अब यहाँ पर रेडियम और पोलोनियम ही हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेडियम और पोलोनियम की रेडिएशन में सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराने के लिए यहाँ पे रेडियम और पोलोनियम को सुटेबल माना जाता है। अब लेड बॉक्स क्यों लिया, कोई और बॉक्स क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि लेड जो होता है वो क्या करता है कि हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को क्या करता है? स्कैटर होने से बचाता है। तो इन हार्मफुल रेडिएशंस को स्कैटर होने से बचाने के लिए या स्कैटरिंग से रोकने के लिए हम इस मटेरियल को एक लेड बॉक्स में क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, और यहाँ से एक होल के थ्रू इस रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे जो ये बीम है ये है अल्फा पार्टिकल्स की। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम से इमिट होंगे, तो यहाँ से इसको लेड की एक फाइन स्लिट से क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। और फाइनली ये अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो गोल्ड फॉइल पे क्या होंगे? बॉम्बार्ड होंगे। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? तो गोल्ड फॉइल लेने के भी यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले जो गोल्ड मेटल होता है उसकी मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हाईली मेलेबल होने की वजह से रदरफोर्ड ने यहाँ पे गोल्ड फॉइल को लिया था। और गोल्ड फॉइल की यहाँ पे जो शीट ली थी वो अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर थिकनेस की ली थी। तो ये जो गोल्ड फॉइल है ये अप्रॉक्स कितनी थी? 100 नैनोमीटर थी, और इसके चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली 3 चीजें ली गई हैं। पहला, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडियम लिया गया था, और रेडियम के बदले हम पोलोनियम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल के बेस्ट सोर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेड बॉक्स एंड लेड स्लिट हम लेंगे, क्योंकि ये हार्मफुल अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर होने से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। एंड लास्ट थिंग, यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल ली गई है ये हाईली मेलेबल होती है, और काफी थिन शीट यहाँ पे इसकी ली गई थी। तो अब बात करते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स रखा है इससे हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स को एक लेड स्लिट से पास करवाया जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे क्या होते हैं? फॉल होते हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी है, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमें कुछ जगह पे
ग्लो दिखाई देता है। तो जहां जहां मैंने डॉट्स लगाए हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे ग्लो मिलता है, किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ग्लो हमें जो मिल रहा है, ये ग्लो हमें गोल्ड फॉइल के जस्ट बैक साइड मिल रहा है, इसके जस्ट पीछे हमें सबसे ज्यादा ग्लो मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ ग्लो हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है, और कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ डॉट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जहां भी मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये डॉट्स जो है एक ग्लो को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होकर के इस स्क्रीन से टकराते हैं, और जहां जहां पे ये टकराते हैं अल्फा पार्टिकल, और वहां पे ये क्या करता है, एक ग्लो प्रोड्यूस करता है, एक ग्लो प्रोड्यूस करता है, एक लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। किसके थ्रू किया था, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू, जिसको एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, रेडियम। तो इस रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी, उसको एक लेड स्लिट से पास करवा के इस गोल्ड फॉइल पे डालने से ये गोल्ड फॉइल से ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, और ये जिंक सल्फाइड की पूरी स्क्रीन पे क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। अब फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होती है, तो ये एक फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन होती है, जिसपे अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, टकराता है, तो उस पे एक ग्लो हमें दिखाई देता है। ग्लो को वो प्रोड्यूस करता है, एक लाइट को उस स्क्रीन पे, जिससे हम इजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस साइड पे ये अल्फा पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले एटम के बारे में। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स की, कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या कंक्लूजन निकाले। तो उसके कंक्लूजन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या कंक्लूजन निकाले, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंक्लूजन है रदरफोर्ड का, वो है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो ये जो स्फीयर है ये क्या है, एक एटम है, क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, और गोल्ड फॉइल क्या है, एक मैटर है। तो उसमें प्रेजेंट एटम को रदरफोर्ड ने यहाँ पे कंसीडर किया, और उस पे जब अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ से बॉम्बार्डमेंट की गई, क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि अधिकांश जो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ से सीधा निकल जाते हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं एटम से। इसीलिए हमें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पीछे क्या हो रहा था, ग्लो सबसे ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट अल्फा पार्टिकल्स का बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जा रहा था। तो इससे पहला कंक्लूजन निकाला कि तो अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, इट मीन्स कि ये जो एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, वो एक हॉलो स्पेस है, एक खाली स्पेस है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल सीधा क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए। और सेकंड उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले तो सीधे जाते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ है, ये वाला यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ, और ये वाला यहाँ पे। तो इनके जो हमें ग्लो मिलेंगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो ये हमें इधर इधर और इधर मिलेंगे। तो ये रेज क्या थे, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इनके डिफ्लेक्शन का रीजन क्या होगा, तो ये तो पता था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज भी कितना होता है, +2e, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन पार्टिकल के डिफ्लेक्शन से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जहां से ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके सेंट्रल पार्ट से, इट मीन्स वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहे होंगे उस पॉजिटिव चार्ज से, और रिपल्सन की वजह से ये अपने पाथ से क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे। फॉर एग्जांपल ये डिफ्लेक्शन है, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, स्मॉल एंगल पे हो रहा है, और ये जो डिफ्लेक्शन है
ये हो रहा है लार्ज एंगल पे, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी हमारा क्या हो रहा है, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके डिफ्लेक्शन का कॉज रदरफोर्ड ने ये बताया कि इस एटम के सेंटर पे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जो हीलियम के या अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। तो सेकेंड कंक्लूजन है द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड समवेयर इन द एटम, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को, वो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्लियर हो गया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये एक फिक्स पार्ट से हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो हॉलो स्पेस से स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं। तो कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं एक स्मॉल स्पेस से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो एक स्मॉल स्पेस से अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के एक स्मॉल प्लेस पे क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बल्कि प्रोटॉन्स की जगह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड, ये पूरे एटम में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन्स इसके सेंटर में एक छोटी सी जगह में एक स्मॉल प्लेस में क्या होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। अब थर्ड कंक्लूजन क्या है, तो थर्ड कंक्लूजन लिया गया कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ पे जाके जब एटम से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं 180 डिग्री एंगल पे। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा और ये एटम से टकरा के 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होने वाले भी कुछ अल्फा पार्टिकल थे, बट इन पार्टिकल्स के नंबर बहुत कम थे। जैसे कि 20,000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एटम्स रिबाउंड होके 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, बैक हो रहा था। क्योंकि ये रिबाउंड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स के नंबर बहुत ही कम थे, यानी कि 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल। इट मीन्स कि एटम में कुछ मास भी है, कंसंट्रेटेड है एक जगह पे, और जो क्या कर रहा है, हैवी अल्फा पार्टिकल्स को जिनका अपना कुछ मास होता है उनको रिबाउंड कर बैक कर दे रहा है उनकी पोजीशन से। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन था, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, द अल्फा पार्टिकल पजेस कंसिडरेबल मास। इट मीन्स कि एटम में एक हैवी मास भी प्रेजेंट है जो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और वो ही क्या कर रहा है, इन अल्फा पार्टिकल्स को रिबाउंड करके बैक कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक हैवी मास माना गया कि बहुत ज्यादा स्पेस में ना होकर के एक छोटे से स्पेस में होगा, और एक छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए है एटम के अंदर। तो ये थे रदरफोर्ड के 3 कंक्लूजन्स जो उसने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किए थे, और इसी से उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। उसके अकॉर्डिंग एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, हॉलो स्पेस है, खाली स्पेस है, और जो सेंटर में एक हैवी मास है उस मास को उसने क्या नाम दिया, उस मास को उसने न्यूक्लियस कहा। तो ये जो होगा एटम के अंदर एक हैवी मास न्यूक्लियस होगा जो काफी स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, और इस न्यूक्लियस पे जो होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।